रात का अंधियारा दूर होने लगा। सुबह का उजाला थोड़ा थोड़ा निकलने लगा। जापानी पार्क की पार्किंग में एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार शायद BMW थी। ड्राइवर ने कार खड़ी की और मालिक की तरफ कार के दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ा। जैसे ही कार का दरवाजा खोला, उसने उनसे हाथ की छड़ी पकड़ ली और बाहर निकलने के लिए उनकी मदद करने लगा। यह शहर के जाने माने जौहरी धनीराम जी थे, जिनको चलने के लिए आज एक लाठी के सहारे की जरूरत थी। 2 हफ्ते पहले तक वो रोज सुबह सैर करने बगीचे आते, फटाफट बिना किसी सहारे के कार से उतरकर खूब सैर करते और बाद में खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। उनकी उम्र 65 वर्ष थी। 2 ही हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि वह आदमी अपने आप को उसकी उम्र के 20 साल बड़ा महसूस करने लगा, जैसे इन चंद रोज में वो 85 के हो गए हो। उन्होंने टहलना शुरू किया बड़े बेदिल होकर। यह क्या बगीचे का आधा चक्कर भी नहीं लगाया था कि वो थककर नजदीक के एक बेंच पर बैठ गए। बेंच के दूसरे किनारे पर एक आम आदमी बैठा था। जी हाँ, वो आम आदमी ही था। कपड़ों से उसकी साधारण सी चप्पल, पोशाक में उसने एक सूती कुर्ता पैजामा पहन रखा था। उम्र में वो करीब 45 का था, लेकिन अपनी उम्र में 30 वर्ष अधिक का लग रहा था। वो पैदल चलकर आया था। जाहिर है जिंदगी के थपेड़ों ने उसे उसकी उम्र में 30 वर्षों का इजाफा कर दिया था। वो बगीचे में आते ही चुप करके बेंच में बैठ गया था, जैसे वो सिर्फ चिड़ियों की आवाज सुनने ही आया हो। उसका नाम करमचंद था, लेकिन शायद उसके कर्म ऐसे थे कि बहुत कम लोग उसे जानते पहचानते थे। उसने एक नजर उस धनी सेठ की ओर देखा और इस नतीजे में पहुंचा कि इस उम्र में जो मोटर गाड़ी और साथ में ड्राइवर लेकर कीमती घड़ी, बया कपड़े पहने, हाथों में सोने की अंगूठियां पहने घूम रहा है, उसे जीवन में इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। धनीराम का ध्यान थोड़ी देर बाद करमचंद की तरफ गया और वो बहुत बेचैन हो उठे। वो बार बार मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। उनको लगा कि मानो आज तो वो अपने जीवन की सारी कहानी उसे सुनाकर ही रहेंगे। धनीराम के परिवार में उनके और उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थी। अभी 2 साल पहले ही अपनी बड़ी लड़की की शादी शहर के एक रईस घराने में बड़ी धूमधाम से की थी। शादी धूमधाम से होनी थी क्योंकि वो किसी रईस की लड़की की शादी थी। शादी भी ऐसे परिवार में हुई थी जो लड़का अपने परिवार की संपत्ति का इकलौता वारिस था। फैक्ट्री, आलीशान बंगला, 4 बड़ी गाड़ियां, सब कुछ तो उन्होंने शादी से पहले ही देख लिया था। लड़का देखने में सुंदर नौजवान, जैसे किसी फिल्मों की दुनिया से ताल्लुक रखता हो। धनीराम ने दिल खोलकर दहेज दिया, आलीशान गाड़ी दी, सब कुछ उन्होंने अपनी साख अनुसार दिया। उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाने में जुट गए। उसके जन्मदिन पर तो उन्होंने हद ही कर दी। दिन में 5-5 बार गुलदस्ता भेंट किया। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरी करने में लगे गए। लेकिन बहुत जल्द उनकी आंखें खुल गई। दामाद की शराब और जुए की लत की वजह से उसने फैक्ट्री में 90% हिस्सेदारी उसके दोस्त को बेच दी थी, ऐसा उन्हें पता चला। बंगला, गाड़ी, सब कुछ गिरवी था। लड़की को मारना पीटना और नित्य नई फरमाइश उसके मायके वालों से करना रोज का क्रम बन गया। दहेज का दानव बड़ा होता गया और अब हर छोटी छोटी चीज की कमी भी धनीराम के घर से पूरी होने लगी। धनीराम की छोटी पुत्री भी थी, उससे भी एक बड़े दहेज के साथ विदा करने का समय नजदीक आ रहा था। ये बात उन्होंने अपनी बड़ी लड़की को बताई। बड़ी लड़की ने ससुराल की मांगों से तंग आकर और अपनी छोटी बहन के दहेज को ध्यान में रखकर कुछ दिन पहले ही खुदकुशी कर ली। करमचंद भी पास में बैठे बैठे सोचने लगा कि काश वो भी इस सेठ की तरह रईस होता तो उसे अपनी प्यारी बेटी अंजू की मौत का गम न उठाना पड़ता। दहेज न दे पाने के कारण उसकी अंजू ने असमय ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। दहेज में लड़के ने ऐसी क्या कोई खास फरमाइश की थी। उसने एक मोटरसाइकिल ही मांगी थी, वो भी उसके पीछे उसकी वजह वाजिब थी। उसका स्कूटर इतना पुराना था जो उसे उसके बाप से मिला था। नई मोटरसाइकिल लेकर वो उसमें अंजू को घुमाने ही ले जाता। हर नए विवाहित जोड़े की कुछ इच्छाएं होती है। मोटरसाइकिल दहेज में देना जरूरी है, ऐसा उन्होंने रिश्ता करते समय ही बता दिया था। मोटरसाइकिल भी एक ही तो मांगी थी, कौन सी कोई 2-4 मांगी थी। एक ही मांग शादी तक पूरी न होने पर उन्होंने 6 महीने का समय और दिया था और लड़की को बिना दहेज के लेकर चले गए थे। अब इस तरह साल गुजर गया, कुछ जवाई को समझाते और कुछ बहाने बनाते हुए।
आखिर नतीजा यह हुआ, एक दिन गुस्से में आकर उसने अंजू को जलाकर मार डाला। दहेज न दे पाने की गलती भी तो खुद करमचंद की ही थी। सभी जानते हैं और मानते हैं कि दहेज हमारे समाज में एक अभिशाप है। दहेज लेने वाले को यह लेना बहुत अच्छा लगता है और देने वाले को थोड़ा खराब। फिर भी यदि हम समाज में यदि अपना नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर दहेज देते हैं। हम यह समझते हैं कि ज्यादा दहेज देने से हमारी बेटी ज्यादा सुखी रहेगी। यदि हम पर्याप्त दहेज देने में असमर्थ है तो हम अपनी बेटी के दुखों को मिलने का दोषी खुद को समझते हैं। शायद हमारा समाज ही नहीं चाहता कि दहेज प्रथा खत्म हो, इसलिए नहीं वो कोई सरकार द्वारा उठाए गए कदम में सहयोग करेगा और न समाज खुद इससे निकलने के लिए उठ खड़ा होगा।